हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हम लोग का वैश्वीकरण। ये हम लोग का चैप्टर 6 में है ना। वैश्वीकरण को ही हम लोग ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी समझते हैं ना बाबरी। ये हम लोग का वन शॉट आएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से जितना भी जरूरी बात है उसको हम लोग समझेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट बात है उसको हम लोग पहले समझ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस चैप्टर से 2026 में जो एग्जाम होने वाला है, जितना हद तक आ सकता है क्वेश्चन आंसर, जैसे हम लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया है ना, 2 नंबर वाला हो गया, 5 नंबर वाला, किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोग को, उसको हम लोग जानेंगे ना बाबरी। तो शुरुआत करते हैं, समझते हैं। समझना बहुत जरूरी है ना। लिखना छापना बड़ी बात नहीं है एकदम, वो कहीं से भी छाप लीजिएगा, मगर समझना बहुत बड़ा बात है ना बाबरी। समझिए ध्यान से चैप्टर को। तो समझते पहले हम लोग वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, है ना, या वैश्वीकरण क्या है। सब क्वेश्चन का आंसर यही होगा, है ना, पूछता है आपको एग्जाम में। तो वस्तुओं, सेवाओं, विचारों, तकनीक और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में मुक्त प्रवाह क्या कहलाता है बाबरे, वैश्वीकरण कहलाता है। मान लो हम लोग का इंडिया में क्या करता है बाबरे, चाइना से मोबाइल लेके आया, वही क्या कहलाया बाबरे, वैश्वीकरण। चाइना से गाड़ी लेके आया, इंडिया से क्या गया, मकई गया, धान गया, गेहूं गया, है ना बाबरे। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वैश्वीकरण कहते हैं। सरल शब्दों में वैश्वीकरण का मतलब है पूरी दुनिया को एक बाजार बनाना, जहां वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है ना। तो पूरा दुनिया में लैपटॉप हो गया, कुछ भी हो गया, ये पूरा दुनिया में जब जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबरे, वैश्वीकरण। जाता है या आता है उसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। समझ में आ गया बात। तो चैप्टर भी हम लोग का वैश्वीकरण ही था। अब हम लोग फिर से समझते हैं, हम लोग वैश्वीकरण का परिभाषा किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है। तो जब दुनिया के सभी देश आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए आप लोग के लिए है ना बाबरे, वैश्वीकरण है तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो एक दूसरे से जुड़ जाता है, सामान खरीदता है, लेता है, देता है, तो वही क्या कहलाता है हम लोग का, वैश्वीकरण कहलाता है। समझ में आ गया ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है हम लोग का, वैश्वीकरण के प्रमुख अंग, मेन कंपोनेंट्स, है ना। तो पहला है हम लोग का अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। देश के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। जैसे हम लोग चीन से, अमेरिका से सामान लेते हैं, यहाँ से अमेरिका जाता है, चीन जाता है, एक देश से दूसरा देश जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोले, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। समझ में आ गया। विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक देश के उद्योगों में दूसरे देश की कंपनियां द्वारा पैसा लगाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोले, विदेशी निवेश। जैसे एप्पल कंपनी है, आके मुंबई में क्या किया, अपना हेडक्वार्टर खोला। तो वो कहाँ, एप्पल कंपनी कहाँ का बोले, अमेरिका का। अमेरिका वाला आके इंडिया में खोला एप्पल कंपनी का हेडक्वार्टर, तो यहाँ इंडिया का आदमी काम मिलेगा। तो जो दूसरे देश में निवेश किया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी निवेश बोलते हैं। समझ में आ गया। अगला है बाबू हम लोग का बहुराष्ट्रीय कंपनी, MNCs, जो कई देशों में काम करती है, जैसे पेप्सी, नेस्टल, टाटा, सैमसंग आदि। पेप्सी जो हम लोग पीते हैं वो कहाँ का पता है हम लोग को, इजराइल का है ना। तो वहाँ का है। नेस्ले जो हम लोग पूरे बच्चा सबको पाउडर नहीं खिलाते, नेस्ले पाउडर, नेस्ले बहुत सारा चीज़ आता है। टाटा इंडिया का है, सैमसंग वियतनाम का है, सब अलग अलग देश का है। इंडिया में मिलता है कि नहीं मिलता है। इंडिया का लगभग जितना भी चीज़ तुम देख पाते हो, जितना महंगा चीज़, जितना अच्छा चीज़ इंडिया में नहीं बनता है, वो विदेश में बनता है। क्योंकि वहाँ का टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वहाँ पे पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा है, वहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं करता है ना। अभी नेता सब क्या करेगा, वोट आया है, हाँ हिंदू मुसलमान हो गया, जातिवादी हो गया, इसमें कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। कोई भी देश को बढ़ने के लिए ये सब छोड़ के आगे का सोचना पड़ता है। यहाँ पे चाय वाला को तुम दे दिया देश चलाने के लिए, तो कितनी ऐसा चलाएगा ना, है ना। अभी तकनीक आदान प्रदान, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कई मशीनें, तकनीक और ज्ञान का साझा उपयोग, वैश्विक बाजार, ग्लोबल मार्केट, उत्पादों का विश्व स्तर पर उपलब्ध होना, है ना।
वैश्वीकरण की प्रक्रिया। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लिबरलाइजेशन, प्रिविलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एलपीजी से हुई। इस नीति के तहत व्यापार पर नियंत्रण घटाया गया, विदेशी निवेश को अनुमति दी गई, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया ना। और तो ये पूरा दुनिया में मतलब क्या होने लगा, उसके बाद विदेश से सामान लेने लगा और सामान पे देने भी लगा, है ना। तो इसी को क्या कहने लगे हम लोग, वैश्वीकरण करें। इससे क्या हुआ, दोनों देश का स्थिति मजबूत हुआ ना। हम लोग गरीब, हम लोग का देश तो और फकीर बनते जा रहा है, हम लोग का देश का कुछ मजबूती नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ से कुछ दे ही नहीं पाते। हम लोग क्या देते हैं, 10 टका किलो वाला चावल देते हैं, जो हकीकत में खरीदेगा 2 टका 3 टका 4 टका खरीदता है उसमें। और हम लोग जो खरीदते हैं लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50 लाख रुपया खरीदते हैं सामान, वो लोग से, वो लोग का फायदा है, इसलिए उधर का आदमी अमीर बन रहा है, अमेरिका का आदमी सब। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडिया। सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, विदेशी निवेश बढ़ा, नई तकनीक और मशीनें आई, रोजगार के अवसर बढ़े, उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि मजबूत हुई। नकारात्मक क्या हुआ, जो आदमी अपना बनाता था छोटा छोटा चीज, जैसे कपड़ा बुन के बनाता था या बहुत कुछ, वो लोग क्या हुआ, सामान कम बिकने लगा, नहीं के बराबर बिकने लगा। तो जो तुम्हारा ओरिजिनल पैसा वो थोड़ा घट गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता बढ़ी, अमीर गरीब की खाई बढ़ी। अब तुम खाली अमीरे वाला सामान लेगा तो गरीब जो बनाता है वो तो नहीं लेगा रे। पहले आदमी क्या करता था, लकड़ी का बर्तन में, मट्टी का बर्तन में खाना बनाता था, तो क्या होता था, गांव का आदमी खाता था उस पैसा से, गांव का आदमी से। अभी कोई लेता है, तुम देखता है, बहुत कम आदमी। हाँ में आ रहे है ना। तो अब क्या हुआ, इसमें अमीर गरीब का स्थिति बढ़ गया। गरीब से कोई खरीदता ही नहीं, खाली अमीर आदमी से, जिसका बड़ा बड़ा होलसेल दुकान उससे खरीदा, वो तो अमीर है ही है, उसके पास और पैसा हो रहा है। गरीब क्या हो रहा है, गरीब फकीर बनते जा रहा है। तो यही हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका, रोल ऑफ एमएनसीएस। एमएनसीएस भारत में निवेश करती है ना, कारखाने लगाती है। ये कंपनियां सस्ते श्रम और बड़े बाजार का लाभ उठाती है। उदाहरण, कोका कोला क्या कर रहा है, बहुत, हमको लगा कोको कोला बनाने में, एक कोको कोला बनाने में 2 टका 1 टका लगता है, 45 टका वाला डोगा, और वो जो 120-25 टका लेता है उसमें 5 टका खर्चा आता है। हम लोग कितना में देता है, 120 टका में। कहा 120 टका में देता है, टैक्स ये वो कहाँ से आता है, इजराइल से आता है, आके यहाँ बिकता है, इसीलिए यहाँ का आदमी बुढ़बक सब पीबो करता है। हम भी पीते थे, मगर हमको जब पता चला ना, हकीकत बता था, वो जो पीने में जो लगता है ना, वो सब केमिकल है। जितना सब कोको कोला तो फिर भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। स्टिंग पिया है तुम लोग, स्टिंग पिया है ना, देखा स्टिंग, जानता है ना स्टिंग, बाप रे बाप, वो उसमें तो सीधा बच्चा तो हार्ट अटैक हो जाता था, पी के मुंह कान फूल जाता था, बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ किया था केमिकल। नेस्ले, एलजी, टाटा मोटर्स, रिलायंस आदि, इनसे उपभोक्ताओं को विविध वस्तुएं मिलती है, लेकिन स्थानीय उद्योग प्रभावित होते हैं, है ना। तो आदमी क्या होने लगा, कोको कोला के चक्कर में, जो कटारी का रस पीता था आदमी, अनार का रस पीता था, जो हकीकत में अच्छा है तुम्हारे शरीर के लिए, वो सब पीना छोड़ दिया। अमीर आदमी का पीने लगा, है अमीर है हम, है ना। अमीर हकीकत में तुम्हारे शरीर में जो फायदा करेगा, कटारी का रस में जितना ज़्यादा, उसके बाद एप्पल जूस हो गया, संतरा जूस हो गया, अगर वो सब नहीं मिलता तो गरीब आदमी सब अपना अपना दुकान करेगा, जूस का दुकान बनाता, वो सब पीता। तो यही सब हुआ। आदमी का सोच भी नहीं, जो हम जो पी रहे हैं कितना घटिया नुकसान करेगा। जूस पियोगे हकीकत में बना के अपने से, वो बहुत अच्छा चीज़ है। कोई भी चीज़ का जूस पियो, बहुत अच्छा है। विश्व व्यापार संगठन की भूमिका, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, WTO का फुल फॉर्म याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था, 1995। उद्देश्य क्या था, सभी देशों के बीच व्यापार के नियम का तय करना। भारत WTO का सदस्य है। यह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। तो वो जो पी रहे हो ना तुम, कोको कोला पी रहे हो, तो उसमें किसको फायदा है, सरकार को फायदा। कैसे, उसमें टैक्स लेता है, टैक्स किसके पास आता है, सरकार के पास में आता है। और जो इस खितारी का जूस पियोगे, इसमें क्या जगह टैक्स देगा, अपना खेत में उगा के लाया, तुमको बेच रहा है। पहले मिलता था यहाँ पे, ढेरी मिलता था, पीना छोड़ दिया तो मिलना भी छूट गया।
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एलपीजी पॉलिसी नीति क्या है? उदारीकरण लिबरलाइजेशन, अर्थ का सरकार को नियंत्रण को घटाना। निजीकरण प्राइवेलाइजेशन, सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में देना। वैश्वीकरण, दुनिया के देशों को आपस में जोड़ना। तो देखो निजीकरण क्या हुआ, ये थोड़ा सा घटिया कर दिया सिस्टम। सरकार तुम्हारा पैसा से लेके क्या क्या एयरपोर्ट बनाया, ट्रेन का, रेलवे स्टेशन बनाया, हम लोग का पैसा से बनाया ना, किसका पैसा से बना था? जब बन गया, सब कुछ हो गया, तब एक ठो किसी अमीर आदमी को दे दिया। अब वो क्या करेगा? जैसे अब जो हम लोग का ट्रेन टिकट 10 टका 5 टका था, अब जितना स्टेशन है बेच रहा है सरकार, तो बेच रहा है, तो बेच के क्या करेगा? अब वो अपना हिसाब से एक स्टेशन में यहाँ से यहाँ जाएगा तो अभी 10 टका लग रहा था, 100 टका लगेगा। गरीब के लिए, अमीर के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गरीब के लिए सब जड़ मरा जाएगा, है ना। अबरे कोई भी नियम बनता है तो सरकार को और अमीर आदमी को फायदा होता है, गरीब बहुत बुरा तरह पड़ा जाता है। भारत में वैश्वीकरण के उदाहरण मोबाइल कंपनियां सैमसंग, एप्पल, वीवो, ये सब कहाँ का बाबरे? विदेश का है। विदेश से आके कहाँ बांट रहा है बाबरे? इंडिया में बांट रहा है। बांट क्या रहा? पैसा लेके दे रहा है, धनाधन पैसा। खाद्य कंपनियां और निकलता एप्पल, वीवो, सैमसंग जैसा मोबाइल इंडिया वाला का औकात भी नहीं बनाने का, क्योंकि यहाँ पे तुमको आदमी बहुत चालाक है, बहुत ये है, उसके लिए पैसा लगाना पड़ता है, कंपनी खोलना पड़ता है उस पैसा का। तो उस पैसा क्या करेगा? दंगा करवाएगा, 10-50 हज़ार गुंडा को भेज देगा, दंगा करवाएगा, हिंदू मुसलमान का दंगा होगा, तब वहाँ कहाँ जाएगा? तो वही सब में रह जाएगा आदमी, है ना बाबरी। तो कोई भी देश को तरक्की करने के लिए पहले ये सब चीज़ छोड़ना पड़ता है, जाति भेदभाव, ये वो, तरक्की करना है तो। खाद्य कंपनियां कोका कोला, नेस्ले, पेप्सी। वाहन उद्योग टाटा, होंडा, फोर्ड, मारुति सुजुकी। वस्त्र उद्योग नाइकी, एडिडास, ये सब कहाँ का? बाहर का। आईटी क्षेत्र इन्फोसिस, टीसीएस, आईबीएम, ये सब कहाँ का? टोटल कंपनी कहाँ का? और बाहर का। तो हम तुमको तो बोल दी डायरेक्ट, जितना भी महंगा चीज़ देखो सब बाहर का है, इंडिया का नहीं है। लास्ट में क्या बाबू निष्कर्ष क्या निकलता है बाबू इस चैप्टर से? बाबू वैश्वीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाया, हालांकि इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी है, लेकिन सही नीतियों से भारत इसका लाभ उठा सकता है। इसलिए हमें आत्मनिर्भरता और संतुलित विकास पर ध्यान देना चाहिए। अभी भी टाइम है, अगर चाहेगा ना अभी भी तो बहुत कुछ कर सकता है, मगर नहीं कर देता है ना। ठीक है, क्या बोला? वैश्वीकरण की शुरुआत भारत में कब हुई? तो कब हुई था बोले? 1991 में, है ना। तो यहाँ भी दिया और यहाँ भी दे दिए, दो जगह दे दिए। ठीक है, क्या बोला? भारत में नई आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक उदारीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनी MNCs क्या करती है बाबू? तो कई देशों में व्यापार करती है। WTO का पूरा नाम क्या है बाबू? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का स्थापना कब हुई बाबू? तो 1995 में। वैश्वीकरण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है बाबू? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत में विदेशी निवेश किस वर्ष में बढ़ा? तो 1991 से। MNC का उदाहरण कौन सा है बाबू? तो कोका कोला। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है बाबू? छोटे उद्योगों का नुकसान। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 2 नंबरिया क्वेश्चन आंसर है, नहीं 10 नंबर है ना। उदारीकरण का अर्थ है सरकारी नियंत्रणों को हटाना। आ जाते हैं यहाँ से 2 नंबरिया। पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, विचारों और पूंजी का मुक्त आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, जब विदेशी निवेश और व्यापार के लिए दरवाजे खोले गए। 1991 में बोला तुम लोग आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो। अगला है बाबू हम लोग का बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs क्या है ना। तो ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और व्यापार करती है MNCs कहलाती है। WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व स्तर पर मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना WTO का उद्देश्य है ना बाबू। अगला है बाबू हम लोग का भारत में वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो विदेशी निवेश में वृद्धि, नई तकनीक और रोजगार के अवसर।
वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो छोटे और कुटीर उद्योगों को नुकसान पहुंचा, है ना बाबू। अगला है बाबू हम लोग का यहाँ पे, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? सरकार द्वारा व्यापार और उद्योगों पर नियंत्रण हटाना उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण का अर्थ लिखिए। तो सरकारी संस्थाओं को निजी कंपनियों के हाथों में देना निजीकरण कहलाता है ना। अगला है हम लोग का, वैश्वीकरण में एमएनसीएस की क्या भूमिका है? तो एमएनसीएस विभिन्न देशों में निवेश कर उद्योग स्थापित करती है और विश्व व्यापार को जोड़ती है। भारत में वैश्वीकरण से कौन से क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं? सूचना तकनीक, दूरसंचार, वाहन उद्योग और उपभोक्ता वस्तुओं का क्षेत्र। आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर या क्वेश्चन पे, है ना बाबू। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया और उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में भारत में शुरू हुई। इसके अंतर्गत विदेशी व्यापार को स्वतंत्रता दी गई, विदेशी निवेश की अनुमति मिली और नई तकनीक आई। सकारात्मक प्रभाव, रोजगार के अवसर, जीवन स्तर में सुधार, निवेशी पूंजी का प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव क्या बाबू? छोटे उद्योगों की हानि, असमानता में वृद्धि, है ना। एमएनसीएस क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव बताइए। एमएनसीएस वे कंपनियां हैं जो कई देशों में उत्पादन करती है। सकारात्मक प्रभाव, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास, रोजगार। नकारात्मक, स्थानीय उद्योग। दोनों सेम ला दिए क्या? लाभ विदेश चला जाता है? नहीं, अलग अलग है, ठीक है। अगला 3 नंबर, वैश्वीकरण के लाभ और हानियां लिखिए, है ना बाबू। तो लाभ क्या है बाबू? विदेश में निवेश में वृद्धि, नई तकनीक, उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प। हानियां क्या है? छोटे उद्योग का पतन, बेरोजगारी, अमीर गरीब की खाई बढ़ी। तो इसी में तो गरीब हो गया ना। ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, विदेश का सामान लेना ही नहीं चाहिए था। इंडिया में बनेगा, इंडिया का सामान इंडिया वाला लेगा, तब मजा आता, तब ना दिमाग लगाता। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एलपीजी नीति की व्याख्या कीजिए। तो 1991 की नई आर्थिक नीति में 3 भाग थे। उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण में कमी। निजीकरण, सरकारी उद्योग को निजी क्षेत्र में को देना। वैश्वीकरण, विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ना, ठीक है। अगला है, भारत में वैश्वीकरण के उदाहरण सहित प्रभाव लिखिए। तो भारत में कोका कोला, नेस्ले, सैमसंग, टाटा जैसी कंपनियां आई। प्रभाव, तकनीक उन्नति, रोजगार सृजन, उपभोक्ताओं की संतुष्टि, परंतु स्थानीय उद्योग कमजोर हुए, है ना बाबू। तो यहाँ पे होता है क्या बाबू, हम लोग का ये चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो बहुत आसान है ना। आप लोग का एग्जाम बहुत करीब है, फरवरी में आप लोग का एग्जाम है। और सेटअप एग्जाम तुम लोग का कब से बाबू? 19 तारीख से है। तो ध्यान से पढ़िए, मन लगा के, है ना। एग्जाम देना है, छोड़ना नहीं एक भी एग्जाम। इसमें फेल करेगी तो उस एग्जाम में बैठने नहीं देगा। कौन एग्जाम में? फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं देगा। इसलिए सब एग्जाम में लिखना, कैसे लिखना तुम लोग को हम बताएंगे, ठीक है। पहले एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम दो ना, जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया। खोलते बाबू।